नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर प्रदर्शन का यह पूरा मामला है और आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का ऐलान। बिहार में ट्रेनें रोकी गई हैं, पटना में लाठीचार्ज हुआ है, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद है, यूपी में हजारों की संख्या में भारत बंद का ऐलान कर लगातार प्रदर्शन जारी है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन फिलहाल हर जगह पर मौके पर मौजूद होकर स्थिति को सामान्य करने में पुलिस लगी हुई है। तो बिहार में ट्रेनें रोक दी गई और फिर पटना में इस प्रदर्शन को लेकर, भारत बंद को लेकर लाठीचार्ज हुआ है। तो राजस्थान के 16 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आरक्षण को लेकर प्रदर्शन का यह पूरा मामला है और भारत बंद का असर देखने को भी मिल रहा है। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो बिहार में ट्रेनें रोकी गई हैं और पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत बंद का ऐलान किस तरह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो कितना विभत्स रूप धारण कर रहा है और इसको लेकर लगातार तमाम राज्यों के पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। तो बिहार में ट्रेनें रोकी गई और प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस एवज में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी जगह पर जो पूरा माहौल है, सामाजिक माहौल है, उसे किसी तरीके से असामाजिक तत्व बिगाड़ ना सके। इसलिए लगातार तमाम राज्यों की पुलिस को तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। और प्रदर्शन को देखते हुए बिहार में ट्रेनों को रोक दिया गया है और पटना में लाठीचार्ज हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह की, ये किस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अस्थिरता न फैलने पाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आमान संवाददाता लखनऊ से, अजय चौहान दिल्ली से और कुलदीप सैनी जयपुर से हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आरक्षण को लेकर ये जितना भी विरोध चल रहा है, अभी फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं? कुलदीप, अगर भारत बंद की पूरे देश भर में अगर हम गणित नापते हैं तो राजस्थान में इसका व्यापक असर देखने को मिला है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो वो आदिवासी अंचल क्षेत्र है और वहां से एससी और एसटी समुदाय का एक बड़ा तबका, यानी राजस्थान की कुल आबादी में से तकरीबन 20% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में है। और इसे लेकर राजस्थान में जब सुबह से विरोध चला और बंद का आह्वान किया गया तो खासतौर पर भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन तमाम जिलों के अंदर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद कराई गई। जोधपुर में अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले घटना हुई जहां पर एक जो हलवाई की दुकान पे एक शख्स की ओर से पकोड़े और समोसे तले जा रहे थे, तो उस शख्स को उठाकर कढ़ाई में गर्म तेल पर उसे तल दिया गया और उस पूरी वारदात को लेकर पुलिस वहां पर मौके में मौजूद है। लेकिन भरतपुर और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर 4 जिलों के अंदर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है ताकि किसी तरह का उपद्रव क्षेत्र में ना फैले। लेकिन लिहाजा राजस्थान में ये जो प्रदर्शन रहा है वो दो धड़ों के अंदर बटा हुआ नजर आया, जहां पर एक पक्ष इस बात के लिए सहमत है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है वो सही है। जो अब तक आरक्षण से वंचित लोग थे, जो उस मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे, उनको जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं अब ये कवायद सही मानी जाए। लेकिन दूसरा धड़ा है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई ना कहीं वो अब भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत बंद का आह्वान। मैं आपके पास आऊंगा। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है और लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली की क्या तस्वीर है अजय? बताते हैं कि दिल्ली की जो स्थिति है वो सही है। लगातार देखो रोडों पर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन दिल्ली के जनता मंच पर यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ यहाँ की जनसंख्या लोग आए हुए थे, करीब 200-250 लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जरूर इसका विरोध किया है, लेकिन यहाँ पर एकत्र है। लेकिन दिल्ली के अंदर
सामान्य स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस और राज्यों के अंदर जो रोडों पर मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है, क्योंकि उनके एक जगह दी गई थी कि जिसको भी अगर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करना है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जाए। यहाँ पर लोग आए थे, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए थे और बैनर के साथ आए थे, क्योंकि बीजेपी में चिराग पासवान है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हीं के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे दिल्ली के जनता पर पहुंचे, तो उनका कहना है कि जो हमारा अधिकार है वो किसी और को ना दे, ना कि संविधान को बदले। यानी कहीं ना कहीं संविधान को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिप्पणी की गई थी, उनको कहा था कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिसको मिल गया है वो उसको क्या आवश्यकता। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों में आक्रोश है, लेकिन कुछ लोग, काफी संख्या में लोग इसके समर्थन में भी कि जो भी है उसको मिलना चाहिए जिसका जो अधिकार है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। मोहम्मद अमान हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमान, अगर देखिए लखनऊ तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अगर चीजें शुरुआत होंगी तो वहीं से होंगी। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पटना में हमने देखा कि पटना में लाठीचार्ज हो रहा है, ट्रेनों को रोकने की कोशिश की जा रही है और भी उपद्रव ना हो इसलिए पुलिस को तैनात किया गया है। फिलहाल लखनऊ की क्या तस्वीर है मोहम्मद अमान? जी शिवम, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पे जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया था उसमें जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन किसी भी तरह से उग्र नहीं होना पाया, जिसको लेके उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर से पहले ही जो लखनऊ पुलिस है या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, कमिश्नर है, कप्तान है, सबको दिशा निर्देश दे दिए थे और कानून व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया था और भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। लखनऊ में जो बाजारें थी वो बाजारें पूर्ण रूप से खुली रही हैं, बाजारों पर कोई भी भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। और जो प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रदर्शन लखनऊ के जो हजरतगंज है, हजरतगंज स्थित बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा है, प्रतिमा के ऊपर जो बहुजन समाज के लोग थे उन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद जो एसीएम थे, एसीएम को अपनी जो उनकी मांगे थी, जो उनकी नाराजगी थी, वो ज्ञापन के रूप में उनको सौंप दी है। फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का कोई उग्र यहाँ पे देखने को नहीं मिला प्रदर्शन के रूप में, ना ही किसी तरह से कोई हंगामा हुआ है, ना कहीं तो कोई बवाल देखने को मिला। हाँ, वो जरूर है जो तस्वीरें छोटे मोटे जो प्रदर्शन सामने आए हैं, जिस तरह से राजनीतिक दल है, जहाँ समाजवादी की बात की जाए या भारत या आजाद समाज पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, इन लोगों ने इस जो आंदोलन था, जो ये भारत बंद आह्वान किया गया था, इसका समर्थन किया और समर्थन करने के साथ जैसे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी इस समर्थन में शामिल दिखाई दिए। किसी चौराहों और रास्तों पे इन लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया है। फिलहाल जो बड़ा आंदोलन है जो देखा जाए तो वो हजरतगंज चौराहे पे हुआ था, जो बाबा अम्बेडकर साहब की जो मूर्ति है उसकी प्रतिमा के पास काफी बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए थे और इन लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। नाराजगी जताने के साथ साथ जो अपनी बात थी उसको ज्ञापन के रूप में एसीएम को सौंप दिया है। ठीक है, ठीक है। कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। बाकी अजय और अमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुख करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें राजस्थान से है, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू जयपुर पहुंचे हुए हैं। अगली खबर जयपुर से, जहां रवनीत सिंह बिट्टू जयपुर पहुंचे हुए हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की उन्होंने। राज्यसभा के लिए आज नामांकन करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह के साथ राजस्थान और पंजाब पर पूरी तरीके से निशाना साधने की कोशिश है और कांग्रेस से 3 बार के सांसद रह चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू। तो आपको बता दें कि 2009, 2014 और फिर 2019 3 बार के सांसद रह चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू। आपको बता दें कि पंजाब का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा वोट बैंक है इनके पास और 2024 में पटियाला से चुनाव खड़े हुए थे, लेकिन इन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। तो कुलदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा के लिए चुना गया है, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कौन कौन से नेता उनके साथ मौजूद थे और ये जो नामांकन करने की चर्चा चल रही है, नामांकन कब तक, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? कुलदीप, देखिए, राजस्थान के लिहाज से जब राज्यसभा सीट के चुनाव होने थे तो अक्सर नाम जो सामने आए थे वो या तो सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौर का नाम आया था, जो राजस्थान के यहीं से निकलते हैं। लेकिन जहां बिट्टू का नाम सामने आया और एक बड़ा झटका राजस्थान के उन नेताओं को लगा जो कयास लगाए बैठे थे कि शायद उनका नाम राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के तौर पर आया, क्योंकि अभी राजस्थान में
राजस्थान में बहुमत अभी बीजेपी का है और जाहिर सी बात है अगर राज्यसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस पे साफ तौर पर जीतेगा। और यही वजह रही है कि एक तरफा जीत इस बार होगी, क्योंकि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी सरकार में बहुमत उनका है और इसलिए वो कांग्रेस की ओर से कोई उम्मीदवार यहाँ राजस्थान में खड़ा नहीं किया जाएगा। हालांकि राजस्थान के लिहाज से इसलिए भी खास है क्योंकि श्रीगंगानगर और अनूपगढ़, हनुमानगढ़, इन तमाम जिलों के आसपास के क्षेत्रों में ये पंजाब बॉर्डर लगती है और राजस्थान में उपचुनाव भी 2 सीटों पर उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पर एक सिख समुदाय के साथ साथ एक बड़े राजनेता के तौर पर रणदीप बिट्टू उतर सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, जिसके चलते अब तक हमने देखा राजस्थान में 10 महीने सरकार को हो चुके हैं और हर घटनाक्रम का जो ब्यूरो निकलता है, हर घटनाक्रम का जो मैसेज जो आता है वो दिल्ली से ही आता है और ये मैसेज भी दिल्ली से आया, जहां पर 2 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा करते नजर आए और उसके बाद इन नाम की घोषणा की गई है। इस दौरान अब 4 बजे के आसपास उनके नामांकन की बात चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने आज मुलाकात की और इसके साथ साथ अभी वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी उनके साथ है और कई विधायक और जो मंत्री है प्रदेश सरकार के वो भी उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। और राजस्थान के लिहाज से ये भी माना जा रहा है कि इस सीट पर एक बार फिर से यहाँ पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा में चुनाव जीत कर चले गए, इसलिए खाली सीट हो गई थी और रिक्त सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत कर निकलेंगे। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। इस मामले में बीजेपी राज की नाइंसाफी बताया अखिलेश यादव ने। बैंक से वसूली का फरमान भी जारी हो गया। यह अखिलेश यादव बाकायदा ट्वीट करके कह रहे हैं, युवाओं की एकता के आगे यह आदेश टिका नहीं और नौकरी की निरंतरता की उम्मीद पर लोन दिया गया था क्या। और अखिलेश यादव ट्वीट कर सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या सरकार उनके घरों को, उनके घरों में रखे सामानों को जब्त करेगी या सरकार सत्ता का ध्वंस दिखाना चाहती है। दुख देकर न जाने भाजपा को क्या सुख मिलता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और ये तब जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार अखिलेश यादव 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बाकायदा सरकार को घेरने की कोशिश की। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दुख देकर न जाने भारतीय जनता पार्टी को क्या सुख मिलता है। तो युवाओं की एकता के आगे सरकार का आदेश नहीं टिका और नौकरी की निरंतरता की उम्मीद पर बाकायदा लोन दिया गया था। और अब जब लोन बैंक की तरफ से नोटिस जा रहे हैं उन घरों के, उन बच्चों के घर, तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या उनके घरों उनके घर और उनके घरों में रखे हुए सामान को भी सरकार जब्त करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बैंक से वसूली का फरमान जारी हो गया। तो जो नोटिस बैंक की तरफ से उन बच्चों के घर जा रहा है उसको वसूली बता रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि अब क्या बच्चों से वसूली करेगी सरकार, उनके घरों के सामान, उनके घरों को जब्त करके सरकार वसूली करेगी। सरकार बच्चों को समस्या देकर न जाने सरकार को क्या सुख मिलता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या सरकार उनके घरों को जब्त करेगी, उनके घरों के सामान को जब्त करेगी। सरकार सत्ता का ध्वंस दिखाना चाहती है। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार को चौतरफा घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरीके से
पूरा आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट, क्या ये पूरी तरीके से मामले को और बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है आसिफ, या पूरी तरीके से ये कहें कि इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व हो गई है और राजनीति कुछ इस कदर कि बच्चों को उकसाया जा रहा है कि वो जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी रखें? आसिफ, पर सीएम जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और लगातार कहीं न कहीं समर्थन दिया जा रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को। और इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट भी डाली है और उसमें कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करे, नहीं तो कहीं न कहीं सरकार उनके साथ घात कर देगी। और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बांदा में बैंक वसूली को लेकर जिस तरह से जो कार्रवाई शुरू की गई थी उस पर भी पोस्ट किया है और कहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ बीजेपी घिनौनी हरकत यानी कि शर्मनाक हरकत कर रही है, उनके घर बैंक कर्मचारियों को भेज रही है और ऐसे समय पर जब उनकी नौकरी खतरे में पड़ी है। और यह भी कहा है अखिलेश यादव ने कि जो है यह हरकत बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, दोहरी मार की जा रही है। एक तरफ तो मेरिट लिस्ट निरस्त हुई है, इससे बच्चे जो है कहीं न कहीं नई मेरिट लिस्ट को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बैंक वसूली को लेकर जिस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है यह बेहद शर्मनाक साजिश है। और इसको लेकर जिस तरह से अब अखिलेश यादव लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो इससे कहा जा सकता है कि अब सियासत और भी तेज हो चली है। जिस तरह से अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे उन्हें देर रात हटाया गया। हालांकि जो अगर बात करें इस घटनाक्रम पर तो जिस तरह से आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे क्योंकि उनके आरक्षण में हकमारी के आरोप लगे थे। और अब जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी SCERT के सामने धरने पर बैठे, उनकी मांग थी कि जो परीक्षा जो मेरिट लिस्ट तैयार हुई है भर्ती प्रक्रिया की जो नियुक्ति है वो उसका शेड्यूल जारी किया जाए और साथ ही साथ अधिकारी जो जिन्होंने पहली लिस्ट तैयार की थी उसको जेल में। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।